Good morning and Jai Hind class 12th. Once again, welcome to the online classes. Well, continuing with chapter number 5, that is organizing. Yesterday we have discussed all the 4 chapters and we are continuing with chapter number 5, that is organizing. So, organizing के बारे में हमने क्या पढ़ा बेटा? What is there in organizing? Means identifying and grouping the work, define and delegating responsibility and authority relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objective. Right? आइडेंटिफाई करते हैं हम इसमें वर्क को डिवाइड करते हैं इनटू स्मॉल टास्क, डेलीगेट करते हैं, डिफाइन करते हैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप. सबको मिलकर एक साथ काम करना होता है बिकॉज वन अलोन कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग एंड द पर्पस इज टू अचीव, टू अकम्प्लिश ऑब्जेक्टिव. राइट? Okay, so we are done with the features of organizing yesterday along with the steps in the process of organizing. अच्छा, steps में हमने क्या पढ़ा था? Same thing I just told you, identify and division of work, departmentalization, then comes assignment of duties, establishing reporting relationship. Out of all this, there is one more step which is most important, coordination of activities. हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं बट चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हुए कोऑर्डिनेशन नहीं है. आपने फेट को ऑर्गेनाइज़ किया है स्कूल में, आपने डेलीगेट कर दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी रिलेशनशिप, आपने वर्क असाइन कर दिया है सबको, बट कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट देयर, तो एवरीथिंग इज़ वर्थलेस. राइट? एंड टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है बेटा? व्हाट इज़ वाई ऑर्गेनाइजेशन, why organizing things is important. So first of all we need to know about why do we need organization. हमें organization की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों organize करें हम चीज़ें? See, organization supplies the nucleus around which human efforts resolve for a common purpose. होता क्या है, बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं. ठीक है, डिफरेंट पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव हियर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के को अचीव करने के लिए बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं. राइट? लाइक let's take an example of your school. Your principal is there, vice principal ma'am is there, coordinators are there, HODs are there, teachers are there. Everybody are doing work to achieve the organizational objective. And what is the objective of the school? To impart good quality education to the students. ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ऊपर भी दिया था हॉकी टीम का. हॉकी टीम में प्लेयर्स होते हैं. ठीक है, इज़ मोर देन द सम ऑफ इट्स 11 प्लेयर्स. हर प्लेयर के पास अलग क्वालिटी होती है, हर प्लेयर के पास अलग स्किल्स होती हैं. सब मिलकर काम करेंगे, देन ओनली द टीम विल विन. अदरवाइज गेम खेलने का ही कोई फ़ायदा नहीं है. अगर सब अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव सोचें कि ठीक है यार हम खेल लेते हैं, हमें तो पैसे मिल जाएंगे, तो इट शुड नॉट बी लाइक दिस. दे हैव टू विन फॉर इंडिया. इट इज़ देयर ऑब्जेक्टिव. दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट व्हीकल टू अचीव प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को इसलिए इम्पॉर्टेंट है सो दैट हम अपने ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली अचीव कर सकें. राइट? अच्छा, इसके क्या बेनिफिट्स हैं बेटा? द वेरी फर्स्ट वन इज़ बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. जस्ट आई हैव टोल्ड यू, हॉकी टीम है, क्रिकेट टीम की बात करो आप, कोई बैटिंग में बहुत अच्छा है, कोई बॉलिंग में बहुत अच्छा है, कोई फील्डिंग में बहुत अच्छा है. एवरी अनदर पर्सन इज स्पेशलाइज्ड इन सम ऑफ द एक्टिविटी. ठीक है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन. घर में मम्मा ने 2 मेड लगाई हैं. एक मेड बहुत अच्छे यूटेंसिल्स क्लीन करती है. ठीक है, एक बहुत अच्छे से क्लोथ्स को वॉश करती है. अब जो क्लोथ्स वॉश करती है उसको यूटेंसिल्स का काम दे दें जिसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? So here it is the responsibility of any organization to divide the work as per the specialization of the people. Jobs are created which require special qualification, training and aptitude.
ठीक है, ट्रेंड बंदा चाहिए हमें काम के लिए. पीपल आर अपॉइंटेड ऑन द जॉब्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन. अगर पेंटर को वेल्डिंग का काम दे दिया जाए तो पेंटर वेल्डिंग के काम में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होगा. वेल्डर को पेंटिंग का काम दे दिया जाए, वो ब्रश फेंक के मारेगा. व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? इट इज़ नॉट ऑफ माई इंटरेस्ट वर्क, राइट? So this would led to efficiency in performance and better quality. तो कैसे efficiency आएगी? आप में से किसी को ड्राइंग का बहुत इंटरेस्ट है, ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है, एक को बिल्कुल नहीं है. ठीक है, जिसको इंटरेस्ट है मैंने उसको बोला कि देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन. ठीक है, यू नीड टू पार्टिसिपेट एंड यू हैव टू मेक अ पिक्चर ऑफ दिस करंट सिचुएशन दैट इज़ कोविड-19. अब बिकॉज वो स्पेशलाइज्ड है उसमें, उसका इंटरेस्ट है उसमें, बहुत जल्दी से बना कर दे देगा कि मैम आई एम डन विद दिस. दैट मीन्स द चाइल्ड इज़ एफिशिएंट एज वेल. अब वो अपने काम में इतना माहिर है तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी और बेटर क्वालिटी बेटर होगी ऑब्वियसली. अब जिसको नहीं आता है आर्ट और मैं उसको कह दूं कि करंट सिचुएशन पे कोई डायग्राम पिक्चर बनाओ, वो बैठ के सोचेगा करंट सिचुएशन तो समझ में आ रही है लेकिन पिक्चर कैसे बनाई जाए ये समझ में नहीं आ रही है, राइट? सो बेटा द वेरी फर्स्ट बेनिफिट इज़ बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. हम काम को इस तरह से डिवाइड करेंगे, जो जिस काम में स्पेशलाइज्ड है उसको वही काम दिया जाए. इससे हमारे परफॉर्मेंस अच्छी होगी, एफिशिएंसी आएगी परफॉर्मेंस में और क्वालिटी बेटर होगी, राइट? देन कम्स द सेकेंड पॉइंट दैट इज़ क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप. अब हमने वर्क को असाइन कर दिया है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड पीपल को काम दे दिया है. कितना भी स्पेशलाइज्ड पीपल को काम दे दो, अगर आप उनको लुक आफ्टर नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं लापरवाही कर देंगे. लापरवाही करेंगे, किसका लॉस होगा? आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, राइट? सो व्हेन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट वेल डिफाइंड जॉब, इट ऑल्सो क्लैरिफाई द लिमिट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच जॉब. आपकी क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है, राइट? आई एम द मैनेजर ऑफ योर क्लास. अब I need to search a student who is most responsible. तो मैंने एक बच्चे को ढूंढा. I give the child authority that you will be the monitor of this particular class, and if anything goes wrong, the child will be answerable to me. The child will be responsible for that particular mishappening, because the child I assigned the authority to that particular child कि आप मॉनिटर हो, मेरी एब्सेंस में you will be responsible to handle the whole class. आप समझ रहे हो? हमने काम असाइन कर दिया स्पेशलाइजेशन देख कर लोगों को, बट हम यहाँ पर उन्हें अथॉरिटी भी देंगे. अच्छा, इससे एक पॉइंट याद आ रहा है बेटा आपको. जैसे हमने बात की थी किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, राइट, बिफोर योर ब्रेक्स, तो उसमें हमने ये बात की थी कि किसी कंपनी में सुपरवाइज़र को ये दे दिया गया है अथॉरिटी कि भाई आप कितने भी रिसोर्सेज स्टोर रूम से उठा के ले आओ, ठीक है, यूज़ करो टूल्स को. बट उसको ये परमिशन नहीं दी है, उसको रिसोर्स टूल्स यूज़ करने की परमिशन तो दे दी है, बट ये परमिशन नहीं दी है कि वो स्टोर पर जाए और टूल्स उठा कर ले आए. उसके लिए उसको मैनेजर के साइन कराने होंगे. टाइम वेस्ट होगा. मैनेजर के पास जाएगा, हो सकता है मैनेजर बिजी हो, नहीं कर पाए, अगले दिन मिले, उस दिन का सारा काम ख़राब हो गया. उसको प्रॉपर अथॉरिटी अगर नहीं है किसी के पास तो आपका काम सफ़र कर सकता है. जब वो स्पेशलाइज्ड है उस पर्टिकुलर जॉब में तो उसे अथॉरिटी देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है अगर कुछ भी गलत हुआ तो द पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल. वही आपको जवाब देगा. अब आप किस किस से जवाब लोगे? अगर हम एक मॉनिटर नहीं बनाते हैं क्लास में और क्लास में शोर हो रहा है तो मैं पूरे 20 या 25 जो भी स्ट्रेंथ है आपकी क्लास में, उन सबसे थोड़ा ना पूछूंगी कि भाई वाई यू वर क्रिएटिंग न्यूसेंस, वाई यू वर मेकिंग नॉइस. नो, ओनली द चाइल्ड हु इज़ द मॉनिटर ऑफ द क्लास विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर मिस हैपनिंग. एक कोई तो पकड़ा जा सकता है, सब तो एक दूसरे पर ब्लेम आउट करने लगेंगे. एंड दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट. पता है ना, इससे कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होगी, क्योंकि पता है कि एक ही इंसान के पास अथॉरिटी है और वो पर्टिकुलर पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल, आंसरेबल. ठीक है. ओवर यूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय डिफरेंट पीपल इन दी एंटरप्राइज. अगर क्लास को छोड़ दिया जाए सब पर तो बाकी लोग भी ओवर यूज़ कर सकते हैं अथॉरिटी का, कि मैम हम तो बोल रहे थे लेकिन वो नहीं मान रहा था, हम तो कह रहे थे लेकिन वो क्लास से आउट हो गए. ओके, यहाँ पर एक ही मॉनिटर है जिसको पता है कि मेरी विदाउट माई परमिशन दे गो आउट फ्रॉम द क्लास, राइट.
एंड अवॉइड कन्फ्यूजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। जब अथॉरिटी एक के पास होगी तो किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होगी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, काम जिस तरह से दिया जाएगा उस तरीके से काम होगा। ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट कम्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमने स्पेशलाइज्ड पीपल को टास्क असाइन किया है, राइट हमने उसे अथॉरिटी दी है, वी गेव देम द अथॉरिटी फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क। So it is quite obvious whatever resources we are having उनका optimum utilization होगा ही होगा, because we organize the things properly and in a systematic way. Organization leads to creation of distinct jobs, सबको different jobs assign किए गए and departments बनाए गए by systematic division of various activities. इससे क्या हुआ, duplication of work नहीं होगा, साथ ही में ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज़ नहीं होगी कि एक ने काम कर दिया दूसरा बोलेगा मैं भी जा रहा हूँ वही टूल्स लेने, तुम भी वही टूल्स लेकर आ गए। सबको पता है कि हमें क्या काम करना है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे वंस अगेन ये कोई फ़ैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, ये असेंबली चेन होती है। मैंने आपको बताया कि हर कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक असेंबली चेन होती है, डिपेंड ऑन द वर्क, किस तरह का काम कर रहे हैं। अब फ़ैन बन रहे हैं तो फ़ैन के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो सब पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं कि भाई आप कंडेंसर बनाएंगे, आप ये बनाएंगे, आप वो बनाएंगे, सब पार्ट्स उनके डिवाइड हो गए, ठीक है। लाइक सपोज टीवी की बात करते हैं तो फ्रंट कवर, हाँ, वायरिंग, चेसेस, बैक कवर एंड देन पैकिंग, ठीक है। इन्हें पता है ये जो टू पीपल्स आर एंगेज इन पुटिंग दी फ्रंट कवर, दे आर वेरी मच नोन कि भाई हमें सिर्फ फ्रंट कवर लगाने हैं, हमारा वायरिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। वायरिंग में देयर इज़ वन इंडिविजुअल, ही इज़ वेरी मच अवेयर व्हाट ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है। तो यहाँ पर क्लैशेस नहीं आ रहे हैं। ऑल राइट, सो यूटिलाइजेशन हो रहा है प्रॉपर रिसोर्सेज का। उसको पता है कि आई नीड टू गो टू द स्टोर, टेक द वायर्स, पुट द वायर्स इनसाइड द टीवी, दैट इज़ माई जॉब ओनली, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ एडेप्टेशन टू चेंज। भाई ज़रूरी नहीं है जो जैसा चलता रहे ऐसा चले, अब आप भी तो अडेप्ट कर रहे हो ना चेंज के साथ। आपने ये चेंज देखा कि ड्यू टू कोविड-19 वी आर अनेबल टू गो टू स्कूल, दैट इज़ वाई वी हैव टू कॉप अप विद दीज ऑनलाइन क्लासेस। Adaptation is most important thing. Sound organization structure is flexible and gives adequate scope for the introduction of new technologies. इसी तरह नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती रहती हैं, हाँ। इट हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस, इससे हमें चेंज का पता चलता है और जॉब्स भी मॉडिफाई होती हैं। जॉब्स मॉडिफाई होती हैं, हो सकता है ऐसी टेक्नोलॉजी आए, कंप्यूटर्स आ गए लेट्स सपोज, तो कंप्यूटर्स की हम बात करते हैं तो कंप्यूटर्स की नॉलेज सबके पास नहीं थी, राइट। तो 1 आउट ऑफ दोज 10 पीपल में हम उस 1 पर्सन को सेलेक्ट करेंगे, उसे अथॉरिटी देंगे, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप देंगे, प्रोवाइड करेंगे और उसकी जॉब को मॉडिफाई करेंगे, बिकॉज द पर्सन इज़ स्पेशलाइज्ड इन कंप्यूटर्स। मतलब ही इज़ विलिंगली रेडी, willingly go for the job, he is ready to make the changes, right? So such adaptability facilitates maximum benefit from the use of technology innovations. अगर नहीं है तो हम ट्रेंड करेंगे, क्योंकि we have to take the maximum benefit from the latest technology, and it also helps the organization to stay longer. If we are not using, अगर see आप इसी का एग्जाम्पल ले लो ना, कोविड-19 का। इफ़ द टीचर्स विल नॉट बी एबल टू टीच यू ऑनलाइन, सो क्या होता, स्टडीज़ हो ही नहीं पाती, आपका सेशन ही नहीं चल पाता, जस्ट बिकॉज वी अडेप्ट द चेंज, राइट। द टीचर्स एज वेल एज यू, वी आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर। जस्ट ड्यू टू दिस कोविड वी डू नॉट वॉन्ट any kind of loss of studies. That is why we adapt this change, this technology, this mobile phone, the tablets, these laptops, whatsoever. मतलब if interaction is not possible, we are going online like this. We adapt the change, right? इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में होता है, नई टेक्नोलॉजी को नहीं अडेप्ट करेंगे तो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाएंगे। नेक्स्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। Organization is a tool of effective management.
मैनेजर्स को हेल्प करते हैं कि मैनेजर डेवलप कर सकें जॉब्स, डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकें, राइट, जॉब असाइन कर सकें इंडिविजुअल्स को, और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट कर सकें। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या? हु इज़ हैविंग द अथॉरिटी एंड हु विल बी द आंसरेबल। ओके, इससे किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होता, डुप्लीकेशन नहीं होता। मैनेजर को पता होता है, ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अदर मैनेजरल फंक्शंस, जैसे प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सो यहाँ पर मैनेजर्स को पता होता है कि वी नीड टू ऑर्गेनाइज द थिंग प्रॉपरली, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ वर्थलेस। प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। इससे ऑब्वियसली इफेक्टिवनेस आती है एडमिनिस्ट्रेशन में। कैसे प्रोवाइड करता है बेटा? एक हिरार्की बनाई गई है। देखो अभी आई हैव टोल्ड यू ना, लाइक इन योर स्कूल प्रिंसिपल सर इज़ देयर, उन्हें कुछ मैसेज फ्लॉट करना होता है तो वाइस प्रिंसिपल मैम से फ्लॉट करते हैं, के थ्रू फ्लॉट करते हैं, देन मैम टू coordinators to HODs to teachers. there is a proper hierarchy, right? सबको पता है हमें किसको रिपोर्ट करना है, हम किसके लिए आंसरेबल होंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। यस, सबके पास अपॉर्चुनिटी आती है। ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल पीपल को स्पेशलाइज्ड जॉब के लिए असाइन करते हैं। एवरी इंडिविजुअल इज़ प्लेस्ड इन अ जॉब फॉर विच ही इज़ बेस्ट सूटेड। काम में एफिशिएंसी आती है। इससे हर एम्प्लॉई मास्टर हो जाता है अपनी जॉब में। पेंटर को मैं बाबा पेंटिंग करने के लिए कहूँगी 2 बार 3 बार 4 बार, तो चौथी बार तो शायद वो आँख बंद करके पेंटिंग कर देगा। मास्टरी आ जाती है ना अपने काम में, और क्रिएटिव कर सकता है, कुछ और इनोवेटिव कर सकता है, राइट। अच्छा, एक और चीज़ आती है, डेवलपमेंट और कैसे होता है ह्यूमन का? अगर हम किसी को अथॉरिटी देते हैं, अगर अथॉरिटी कोई सीनियर किसी सबऑर्डिनेट को देता है, अपने जूनियर को देता है, तो उसके पास भी आगे जाकर हाई लेवल ड्यूटीज़ को निभाने का की अपॉर्चुनिटी अगर उसे मिलती हैं तो वो भी खुद को डेवलप करता है, ठीक है, बाय डूइंग हायर लेवल ड्यूटीज़। सो सीनियर्स, इससे क्या होता है, सीनियर्स का टाइम सेव हो जाता है, एंड विच कुड बी यूज्ड फॉर एक्सप्लोरिंग एवेन्यूज़ फॉर ग्रोथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देखो सिंपल सी बात है, सारे काम एक इंसान अपने आप नहीं कर सकता। मैनेजर नीड टू असाइन ड्यूटीज़ टू द सुपीरियर्स, तो इससे सुपीरियर्स को सीखने का मौका मिलता है। अगर कभी अपॉर्चुनिटी आती है तो उनका प्रमोशन हो सकता है। साथ ही में जो मैनेजर है उसका टाइम सेव होता है, क्योंकि उसने कुछ काम अलॉट कर दिया, साइन कर दिया, अपना काम डिवाइड कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब वो क्या सोचेगा, और मैं कंपनी की ग्रोथ के लिए क्या कर सकता हूँ। इंस्टीड वो खड़ा होकर लाइन पर यही बताए कि भाई आप फ्रंट कवर अच्छे से बनाओ, वायरिंग अच्छे से नहीं बना रहे। इन काम में लगकर उन्होंने ये काम दे दिया है, इन 2 में से एक को दे दिया है, भाई आपके काम में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अब आपको संभालना है, ठीक है। अब ये बंदा पूरा परफेक्ट हो गया इस काम में, इंस्टीड कभी मैनेजर को जाना पड़ गया तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ होगी, क्योंकि वो अपने काम में माहिर हो चुका है। और मैनेजर इंस्टीड ऑफ हैव अ चेकआउट all the day on these people, the manager will think about the organization, then about the growth of the organization. All right, okay, so this was about the importance of organization. Today we will start the another topic, that is organization structure. आप किसी भी, अब आप 12th करके किसी भी कंपनी में जाओगे अपना ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, तो आपके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है। व्हाट इज़ दैट? एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म करते हैं। कैसे समझो? पीपल, वर्क, रिसोर्स हमने पढ़ा था इन चैप्टर नंबर 1। डू यू रिमेंबर दिस? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर लोग भी होंगे, ऑब्वियसली काम होगा, और रिसोर्सेज होंगे जिन चीज़ों को यूज़ करके हमें काम करना है। लोग भी होंगे, काम भी होगा, और रिसोर्सेज भी होंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? इट कोऑर्डिनेट्स अमंग ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। सिंपल एजेंडा होता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट करके ह्यूमन पीपल के साथ, फिजिकल वर्क के साथ, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंक्लूड ऑल द रिसोर्सेज, ताकि इनमें कोऑर्डिनेट करके हम किसी ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकें। लेट मी शो यू अ डायग्राम ऑफ दिस।
सी दिस पिक्चर हियर फर्स्ट. देखो ये एक स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ऑफ अ कंपनी, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट. दिस इज एन चार्ट ऑफ एन organization. It is representing the authority relationship between various positions. ठीक है. Who reports to whom, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके लिए आंसरेबल होगा. ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. ठीक है. सी बेटा, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लाइक सपोज प्रोडक्शन लाइन में है, मतलब कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, लाइक सपोज पेन मैन्युफैक्चर कर रही है, सो उनका मेन जो एजेंडा होता है वो मैन्युफैक्चर होता है और असेंबलिंग होता है. असेंबल करेंगे ना, ये पेंसिल, पेन की नेब, ये फ्रंट इसका, दैट बैक, दैट लेड, राइट. तो ये सब चीज़ों असेंबल करने का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है. तो उसका स्ट्रक्चर आई एम शोइंग इट टू यू. सी दिस चार्ट. GM, top level of manager, top management, top level management, right. General manager, the GM. GM के अंडर हैं प्रोडक्शन मैनेजर, फिनेंस मैनेजर. प्रोडक्शन मैनेजर लुक आफ्टर ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन. फिनेंस मैनेजर लुक आफ्टर ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फिनेंस. मार्केटिंग मैनेजर look after all the activities related to marketing. ठीक है. और ये किसको रिपोर्ट करेंगे? It is very clear from this chart that they'll report to the general manager directly, right? Because general manager gives them the authority, responsibility relationship. Okay, under them production manager की अगर हम बात करते हैं बेटा, so production manager के नीचे कौन कौन काम कर रहा है? Plant superintendent, जहाँ काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो उसे लुक आफ्टर करता है. परचेज ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर. भाई स्टोर भी तो वहीं आएगा ना, रिसोर्सेज लेंगे. अगर प्रोडक्शन चल रहा है तो रिसोर्सेज कहाँ से लेंगे? स्टोर ऑफिसर है. इसके अंडर भी बहुत सारे लोग होंगे, इन लोगों के अंडर भी अभी आप पढ़ोगे आगे. ठीक है. तो प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर आते हैं प्लांट सुपरिटेंडेंट, परचेज ऑफिसर एंड स्टोर्स ऑफिसर. ऑल राइट. सो दैट इन सिंपल मीन्स कि they know very well whom they need to report. Whom they need to report is the production manager. And whom production manager needs to report? Whom production manager will report to the general manager. Right? Okay. In the same way, plant superintendent के अंडर आते हैं foreman 1, foreman 2, मतलब supervisors. ये प्लांट सुपरिटेंडेंट हो गया, प्लांट हो गया जहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा है ये पेन, उस पूरे का इंचार्ज. उसके अंडर 2 सुपरवाइज़र आ गए, फोरमैन 1, फोरमैन 2. एंड अंडर देम देयर आर वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, चाहे वो 30 हैं, चाहे वो 100 हैं, चाहे वो 1000 है या 500 हैं. ठीक है. वो वर्कर्स किसके अंडर आ गए? अंडर दीज 2 सुपरवाइजर्स. दीज वर्कर्स नीड टू रिपोर्ट टू दीज सुपरवाइजर, दीज फोरमैन. Foreman needs to report the plant superintendent. Plant superintendent needs to report the production manager. Production manager needs to report the general manager. Am I clear? Okay, now comes the another department, that is finance manager. Finance manager के अंडर कौन काम कर रहा है? Accounts officer and audit officer. These 2 officers are under the finance manager. Means they need to report to the finance manager. Finance manager need to report to the general manager. General manager instruct something and guide something that I want this result to the finance manager. ठीक है. And the finance manager will guide the account officer and audit officer that what the GM is asking for. Okay. Account officer के अंडर आते हैं head clerk, chief cashier. A loan account officer cannot manage everything. So under him there are 2 people, head clerk and chief cashiers. Under them head clerk के अंडर clerks आ गए, chief cashier के अंडर cashiers आ गए. चाहे वो 1 है, चाहे वो 2 हैं, चाहे वो 5 हैं. ठीक है. नंबर वेरी करता है, डिपेंड अपॉन दी स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बड़ा है या छोटा है ऑर्गेनाइजेशन. ऑल राइट. बट हायरार्की इज काइंड लाइक दिस ओनली. ओके. नाउ कम्स द मार्केटिंग मैनेजर. Marketing manager knows very well that he reports to whom? General manager.
Under marketing manager there are two people, sales officer, sales promotion officer. भाई एक तो सेल्स ऑफिसर हो गया, एक प्रमोशन भी तो करते हैं. आप जगह जगह देखते हैं होर्डिंग्स लगे होते हैं, एड्स दिए जाते हैं, तो उसका काम है प्रमोट करने का चीज़ों को. तो ये these two officers are under marketing manager. They need to report to their marketing manager, because marketing manager alone cannot manage the sales, and cannot alone manage the promotions of the product. So under him there are two people, there are two officers like sales officers and sales promotion officers. Under sales officer there are two people, sales supervisor 1, sales supervisor 2, right? Under these supervisors there are sales persons. अच्छा, आपने देखा होगा, आप लोग कभी राजनगर एक्सटेंशन की तरफ से निकलते हो तो बाहर खड़े रहते हैं पेम्पलेट लेकर. दे वर दी सेल्स पर्सन्स. वो कितने भी हो सकते हैं नंबर में, 5, 10, 2. दे नीड टू रिपोर्ट टू देयर सेल्स सुपरवाइज़र. सुपरवाइज़र पूछता है उनसे कि भाई आज कितने लोगों को आपने पैम्पलेट दिए, कितने लोग इंटरेस्टेड थे फ्लैट्स खरीदने में, बिल्डिंग्स खरीदने में, ठीक है, कितने लोगों को आपने अप्रोच किया आज. फिर वो किसे रिपोर्ट करते हैं? अपने सेल्स ऑफिसर को रिपोर्ट करते हैं कि आज हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ. सेल्स ऑफिसर मार्केटिंग मैनेजर को रिपोर्ट करता है, मार्केटिंग मैनेजर GM को रिपोर्ट करता है. These people directly cannot report to their GM, report to the GM, as GM is the top level of management. So they have to follow a proper hierarchy from top level of management to middle level of management to operative level of management. Top level of management, middle level of management, and operative level of management, supervisory level of management. Okay, I hope this chart is clear to all of you. This chart has following characteristics. First of all, it is a dramatical presentation, right? Second, it shows principal lines of authority in the organization. Principal line of authority means it is showing who reports to whom. It shows the interplay of various function and relationship. Interplay of various functions and relationship. Though they are visible to you separately, but they are actually working toward a common objective. What is that common objective? To achieve the organization objective. पेन की मैन्युफैक्चरिंग करके बहुत सारा प्रॉफिट कमाना है मिनिमम कॉस्ट पर, राइट? सेटिस्फाई करना है कस्टमर की नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को, राइट? देन इट इंडिकेट्स द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. एज I just told you, they are following a proper hierarchy, so it indicates the channel of communication in the organization. Everybody in this chart is aware that who reports to whom, right? Just revise it at home properly once again. Let's read out the importance of this organization structure. क्या importance होती है इसकी? Yes, it has a importance. Why? So it is very important for the manufacturing and assembling line. होता क्या है? A proper organization structure ensures a smooth flow of communication and better control over the operations of business enterprise. बेटा जब प्रोडक्शन GM को पता है मुझे इंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन मैनेजर को देने हैं, प्रोडक्शन मैनेजर इज़ अवेयर दैट आई नीड टू इंस्ट्रक्ट प्लांट सुपरिटेंडेंट फॉर व्हाट आई रिक्वायर फॉर, प्लांट सुपरिटेंडेंट टू द foremen to the workers, right? So smooth flow of communication is there. इससे जो हम चाहते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली कंप्लीट होगा. सेकेंड, इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क विच इनेबल्स द एंटरप्राइज टू फंक्शन एज एन इंटीग्रेटेड यूनिट बाय रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट्स. ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे एंटरप्राइज को पता होता है वी आर वर्किंग टुवर्ड अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. हमें कोऑर्डिनेट करना है, राइट? कोऑपरेट करना है एक दूसरे के साथ. by regulating the activities of individuals and departments. These are different departments, but they are working for a common objective, right? Next,
इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. देखो, अगर रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं होंगे, प्रॉपर वेस्ट होंगे, ह्यूमंस कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, सो इससे बिजनेस जो चाहता है वो नहीं मिल पाएगा. बट अगर सब कोऑर्डिनेट करेंगे, कौन? ह्यूमन, फिजिकल और रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इट enables the business to accomplish the desired goal. Right? Next point is it facilitates growth of the enterprise by increasing its capacity to handle increased level of activity. What it facilitates? अब these people are perfect in their jobs. They know what they are supposed to do. अगर कोई एक्टिविटी को बढ़ा दिया जाए तो इनकी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है काम को करने की. ठीक है, इससे अगर हम चाहते हैं फर्दर एंटरप्राइज को एंटरप्राइज की ग्रोथ होनी चाहिए, तो व्हाट प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फैसिलिटेट ग्रोथ ऑफ एनी एंटरप्राइज बाय इंक्रीजिंग इट्स कैपेसिटी टू हैंडल इंक्रीज लेवल ऑफ एक्टिविटी. अगर आप एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हो तो दीज पीपल कैन हैंडल इट प्रॉपरली, क्योंकि सब काम अलॉट कर दिया जाता है. हमने अब 6 रखे हुए हैं सेल्स पर्सन, हम 8 रख लेंगे अगर एक्टिविटीज़ बढ़ गई और तो. सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. क्रिएटिंग फॉर्मिंग और स्ट्रक्चर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आपके स्कूल में भी है ना, आप स्कूल में देखो प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैम, कोऑर्डिनेटर्स, HODs, टीचर्स, एवरीबडी इज़ देयर. सो hierarchy is following everywhere, which is most important part, right? So dear students, tomorrow we will discuss the types of organization structure. By the time you all are supposed to complete your notes up to here. That's it for today. Have a good learning.